हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासन और कला एवं स्थापत्य से संबंधित 29 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स में मध्यकालीन भारतीय इतिहास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को आप उसमें लिखते जाएं। और आप अंत में यह चेक कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए इसको पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि ऑप्शन देख सकते हैं कि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ऑप्शन बी है कि मुस्लिम जो कि धर्म तत्व की अवसर की अपेक्षा अक्सर अपेक्षा की जाती थी, या फिर सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे। और चौथा है कि गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अधिकतर जो कि आबादी देख सकते हैं कि इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। तो आप इसके आंसर ध्यान में रखने के प्रयास करेंगे। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि सल्तनत काल में अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। तो दोस्तों, तमाम बातें इंपॉर्टेंट है, इन सारे को फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। ठीक है, तो ऑप्शन तुर्क थे, मंगोल थे, तरार थे या फिर अरब थे। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हैं कि सल्तनत काल के अधिकांश जो अमीर एवं सुल्तान देख सकते हैं, ठीक है, कि तुर्क जो कि वर्ग के थे। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और इसे विस्तार से डिस्कशन के माध्यम से देखने के प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि सल्तनत काल के अधिकांश आमिर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। ठीक है, और सुल्तान जो कि केंद्रीय शासन का प्रधान था। और जैसे इसी तरह सल्तनत काल में प्राय सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को आमिर की संज्ञा दी जाती थी। आगे देख सकते हैं कि इन आमिरों का प्रभाव उस समय अधिक होता था जब सुल्तान आयोग और निर्बल अथवा जो कि अल्प वयस्क होता था। तो तमाम फैक्ट को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। ठीक, तो कथन एक है कि दिल्ली जो कि सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। और ऑप्शन दो है कि दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। और ऑप्शन तीन है कि मीर बख्शी का पद दिल्ली के जो खिलजी सुल्तानों के शासन काल में अस्तित्व में आया। ठीक है, तो आपको कथन में बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जो बातें हो रही, ठीक है, कि निम्नलिखित कथनों के बारे में बताया जा रहा था। ठीक है, तो देख सकते हैं, ठीक है, दिल्ली के जो सल्तनत काल के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार से जो ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, केवल एक यहाँ पर सही है। तो चलिए और हम डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में प्रत्येक जो कि परगना यानी ग्रामों का समूह पर एक आमिल या अमल गुजार की नियुक्ति की जाती थी, जो कि परगने के राजस्व संग्रह का कार्य करता था। ठीक है, तो आगे देख सकते लिखा होगा कि एकता प्रणाली भारत की प्राचीन देशी संस्था ना होकर अरब की मौलिक प्रणाली थी, जिसका उद्भव देख सकते हैं कि पश्चिमी एशिया यानी कि ईरान में हुआ था। ठीक है, आगे देख सकते हैं इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के द्वारा इसे लागू किया था। ठीक, किसको? एकता प्रणाली को। आगे देख सकते हैं कि मीर बख्शी यानी कि सैन्य विभाग का प्रमुख और मनसबदारों का प्रमुख था। ठीक है, जो कि मुगल काल का पद है, ना कि सल्तनत काल के। तो ध्यान में आप रखेंगे। देख सकते हैं कि सल्तनत काल में सैन्य विभाग के प्रमुख दीवान ए आरिज कहा लाता था। तो तमाम बातें को आपको ध्यान रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ इसी फैक्ट से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में देखने को भी मिलते हैं। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए
दोस्तों देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता एकता व्यवस्था की नहीं है, ठीक है, यानी कि एकता व्यवस्था की नहीं है। तो देख सकते हैं ऑप्शन एक, एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, या फिर देख सकते हैं कि सियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, या 3 में लिखा गया एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी, और डी में लिखा गया कि मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ठीक है। तो तमाम बातें को बतानी है जो एकता व्यवस्था की नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगर ऑप्शन सी की बात करें हम, तो ये बता रहा है कि एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। ये बातें बिल्कुल यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखनी है। और बाकी आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑप्शन अगर ए की बात करें हम, तो एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। और बी में देख सकते हैं कि सियासतनामा एक एकता व्यवस्था की जानकारी का एक स्रोत था, और डी जो है मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। तो तमाम ए बी और डी सही है, जबकि यहाँ पर सी जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए तो देख सकते हैं कि भारत में सल्तनत काल के दौरान इल्तुतमिश के द्वारा एकता प्रणाली का प्रचलन किया गया था, ठीक है। और देख सकते एकता व्यवस्था के तहत एकता के जो धारक हैं, ठीक है, देख सकते हैं कि एकता जो कि एकतादार या मुक्ति को उस भू क्षेत्र के राजस्व और करों के एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी जाती थी। आगे लिखा हुआ है देख सकते हैं, एकता से एकत्रित जो कि राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में नहीं जाता था, बल्कि इसी राजस्व से मुक्ति अपने जो कि सैन्य और प्रशासनिक व्यय पूरे करता था, ठीक है, तथा उसे इस राजस्व से सुल्तान की सेवा हेतु सैनिक रखने पड़ते थे। तो तमाम बातें बिल्कुल यहाँ पर सही है, देख सकते हैं, इसे आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों और बातें बताई जाए कि खालिस्ता भूमि से प्राप्त जो कि आय सीधे सुल्तान के खाते में जाती थी, देख सकते हैं। और देख सकते हैं कि अब्बू जो कि अली हसन जो कि इब्न अली तुसी निजाम उल मुल्क की एक फारसी पुस्तक है, जो कि सतनामा में प्रारंभिक एकता व्यवस्था के विवरण मिलता है। तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखनी है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही है, ठीक है, यानी कि आरोही क्रम में सही आपको बताना है। देख सकते हैं कि पहला है कि परगना है, सरकार है और सूबा है। उसके बाद देख सकते हैं, ठीक है, सरकार है, परगना है, सूबा है। और सी में कि सूबा है, सरकार है और परगना है। और डी में कि परगना है, सूबा और सरकार है। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर अगर हम जो कि एक आकार की दृष्टि से अगर देखें आरोही क्रम में, तो अगर हम सी ऑप्शन की बात करें हम, ठीक है, देख सकते हैं, ठीक है, कि पहले सूबा है, उसके बाद सरकार है, परगना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में संपूर्ण राजस्व को सूबा यानी कि प्रांत में बांटा गया था, ठीक है। और देख सकते हैं कि सूबेदार यानी कि सूबे के शासन का प्रमुख अधिकारी था। उसके बाद देख सकते हैं प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया था, ठीक है। और इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था, ठीक है। देख सकते हैं कि सूबा के बाद सरकार आ गया, ठीक है। और प्रत्येक सरकार के जो प्रमुख अधिकारी को फौजदार होता था, और प्रत्येक सरकार को पुनः यानी कि परगना यानी कि महल में विभाजित किया गया था, ठीक है। तो यहाँ जैसे यहाँ का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, सिकदार होता था, कहाँ पर, परगना का, ठीक है। तो दोस्तों तमाम बातें यहाँ पर बिल्कुल सही है, आपको ध्यान में रखनी है। आगे देख सकते कि परगना के अंतर्गत में गांव होते थे, जिसे जिनमें देख सकते मावादा या फिर दीह कहा जाता था, ठीक है। और मावादा के अंतर्गत बहुत छोटे छोटे बस्तियां होती थी, जिन्हें हम नागरा कहा जाता था। और देख सकते हैं कि शाहजहाँ के शासन काल में परगना तथा सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया, जिसे हम चकला कहते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत में कुछ परगना आते थे, ठीक है। दोस्तों तमाम बातें यहाँ पर बिल्कुल सही है, और तमाम जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की, ठीक है। तो ऑप्शन बलवन है, इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन खिलजी है और फिरोज तुगलक है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात करें कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की जो स्थापना है, इसे बलवन के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के शासक जो कि बलवन ने सैन्य व्यवस्था सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की, ठीक है। और देख सकते कि सर्वप्रथम बलवन ने ही तटस्थ सेना रखने की शुरुआत की, ठीक है। और बलवन ने देख सकते हैं कि इमाद
जो कि दुलमुल्क को दीवान ए आरिज यानी कि सैन्य मंत्री नियुक्ति किया और उसे रावत ए अर्ज की उपाधि दी थी। आगे देख सकते हैं आरिज विभाग का मुख्य कार्य सैन्य भर्ती, सेना को अस्त्र शस्त्र से जो सुसज्जित करना और वेतन वितरण आदि था। ठीक है, तो तमाम बातें आपको ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते निम्नलिखित में से कौन एक युग सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन एक है दीवान ए मुखराज, जो देख सकते हैं इसे अलाउद्दीन के द्वारा शुरू किया गया था, और उसके बाद एक दीवान ए अमीर कोही जो मोहम्मद तुगलक के द्वारा, और सी है कि दीवान ए खैरात जो कि फिरोज जो तुगलक के द्वारा, और डी है कि दीवान ए रियासत जो कि बलबन के द्वारा। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों अगर हम डी की बात करें, दीवान एक जो कि रियासत जो बलबन के द्वारा नहीं किया गया था, बाकी यहाँ पर सभी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों देश के प्रशासनिक विभागों को प्रारंभ करने वाले शासक देख सकते हैं कि दीवान ए मुख्य राज को बात करें हम तो इसे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि एक राजस्व विभाग था। ठीक है, और आगे देख सकते दीवान ए आमिर कोही जो कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था, जो कि एक कृषि विभाग था। और देख सकते दीवान ए खैरात जो कि फिरोज तुगलक के द्वारा, जो कि एक दान विभाग था। और देख सकते दीवान ए रियासत जो कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, जो कि बाजार नियंत्रण विभाग था। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सारे फैक्ट को ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है। ठीक है, जो सही है आपको बताना है। तो दीवान ए बदगान जो कि फिरोज तुगलक के द्वारा, या दीवान ए मुखराज जो कि बलबन के द्वारा, या दीवान ए कोही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, या फिर दीवान ए अर्ज मोहम्मद तुगलक के द्वारा। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही कौन सा सही है, तो देख सकते हैं कि दीवान ए जो कि बदगान जो है फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था, बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते दीवान ए बदगान जो कि विभाग का गठन फिरोज तुगलक ने किया। ठीक है, देख सकते हैं, और यह विभाग दासों की देख रेख करता था। देख सकते हैं कि फिरोज के शासनकाल में दासों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। ठीक है, और देख सकते हैं कि आफीफ के लेखानुसार जो कि राजधानी तथा प्रांतों में दासों की संख्या बढ़कर 1,00,000 जो कि 80,000 हो गए थे। ठीक है, आगे देख सकते कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व जो कि व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को समाप्त करने के लिए एक जो कि नए विभाग दीवान ए मुख्तराज की व्यवस्था की थी। ठीक है, तो दोस्तों ये बातें को आपको ध्यान रखनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आगे देख सकते कि मोहम्मद बिन तुगलक ने संकट की स्थिति में कृषकों की सहायता प्रदान करने के लिए केंद्रों में कृषि विभाग यानी दीवान ए कोही की स्थापना की। ठीक है, आगे देख सकते हैं कि दीवान ए अर्ज यानी कि सैनिक विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों तमाम फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है, इससे बार बार आप इसे ध्यान में याद करने के प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छी ढंग से याद हो सके। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि सल्तनत काल में दीवान ए आमिर कोई विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि सेना से, राजस्व से, कृषि से या फिर मनोरंजन से। तो आप इसे आंसर बताने की प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बात है कि सल्तनत काल में दीवान ए आमिर कोई विभाग जो देख सकते हैं, ठीक है, कि इसे एक प्रकार के देखा जाए तो कृषि जो कि विभाग से संबंधित है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए देख सकते हैं, ठीक है, कि एक नया विभाग दीवान ए आमिर कोही की स्थापना की। ठीक है, और देख सकते हैं कि इस विभाग के जो मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते कि दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था। ठीक है, तो ऑप्शन है देख सकते हैं कि शाही पत्राचार से, विदेश विभाग से, रक्षा विभाग से या फिर वित्त विभाग से। तो और उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों दीवान ए अगर अर्ज की बात करें हम देख सकते हैं, ठीक है, एक प्रकार के देखा जाए तो ये रक्षा विभाग से संबंधित है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों देख सकते कि दीवान ए आरिज अथवा देख सकते कि आरिज ए मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग के प्रमुख अधिकारी होता था, जो कि आरिज ए मुमालिक
का विभाग ही दीवान ए अर्ज कहलाता था। देख सकते हैं इस विभाग की स्थापना जो कि बलवन के द्वारा की गई थी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के निम्न में से किस जो कि राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरम उत्कर्ष हुआ? ठीक है, तो इलवरी है, खिलची है, तुगलक है और लोदी है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ तुगलक जो वंश के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कि देख सकते हैं, ठीक है, कि इसके अंतर्गत बिजारक जो कि चरम उत्कर्ष में हुआ। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि बिजारत एक ऐसी संस्था थी, ठीक है, जिससे कि इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। ठीक है, जैसे कि जिन जो कि गैर जो कि अरबी संस्थानों को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटों के अधीन मंत्री परिषद के लिए जो नाम व्यवहार में लाए गए थे उन्हें बिजारत की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, आगे जैसे कि बिजारत को एक जो कि संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें और तमाम बातें बताई गई है, देख सकते हैं, ठीक है, कि मोहम्मद गजनवी के जो कि राजकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए, जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थे। आगे देख सकते हैं कि राज्य का जो प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था और वजीर मुख्यतः राजस्व विभाग दीवान ए वजारत का प्रधान होता था। देख सकते हैं कि इस दृष्टि से वह लगान, कर व्यवस्था, दान तथा सैनिक व्यय आदि सभी की देखभाल करता था। और देख सकते हैं कि तुगलक काल में मुस्लिम जो कि भारतीय बिजारत का स्वर्ण काल था। ठीक है, और देख सकते हैं कि फिरोज तुगलक के समय में वजीर का पद अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे तक लिखा हो कि गैर सिंह तुगलक ने अपने जो कि कार्यकाल में एक नया प्रयोग किया, जिसके अंतर्गत उसने भूतपूर्व वजीरों यानी ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुहज्जब तथा निजम मुल्क जुनैदी को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया और वह न केवल महत्वपूर्ण मामलों में उनसे सलाह लेता था बल्कि उनके विचारों को महत्व भी देता था। तो दोस्तों, तमाम फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि मध्यकाल की सरकार का एक समग्र संरचना थी और ये विलय था। तो देख सकते ऑप्शन है कि तुर्क मंगोल जो कि मध्य एशिया का, या फिर फारस जो कि अरब तुर्क और मंगोल मध्य एशिया का, या फिर फारस अरब तुर्क मंगोल और भारतीय तत्वों का, या फिर फारस और अरब का। तो आप इसे आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी और यह विलय था। देख सकते हैं कि फारस अरब तुर्क मंगोल और भारतीय तत्वों का। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मध्यकाल की सरकार में फारस अरब तुर्क मंगोल तथा भारतीय तत्वों का मिश्रण था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है खराज है, खोम्स है, उसर है और मुक्तई है। तो आप इस कोड के प्रयोग से आपको सही उत्तर को बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगर बात करें हम, ठीक है, तो खराज की बात करें हम और देख सकते हैं, ठीक है, और उसर की बात करें हम और मुक्तई की बात करें हम, ये तीनों जो है पूरी तरीका से जो कि भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर है। ठीक है, जो इसे इंगित करता है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं खुम्स यानी कि भूमि पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु यह एक धर्म निरपेक्ष कर था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, जो इससे अलग था। देख सकते हैं खुम्स की बात करें, लूट का धन था जो कि युद्ध में शत्रु की राज जनता से लूट से प्राप्त होता था। ठीक है, और देख सकते हैं इस लूट का 4/5 जो भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक ने 4/5 भाग राजकोष में रखा और 1/5 भाग सैनिकों में बांट दिया। ठीक है, देश सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों से कोई हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, तो दोस्तों तमाम बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। आगे देख सकते खुम्स के अलावा अन्य सभी जो कि भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते कि भारत के किस मध्यकालीन शासन
शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? ठीक है, तो ऑप्शन है इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है और ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत के देख सकते हैं कि इल्तुतमिश ने जो कि मध्यकालीन शासन के जो शासक थे और इन्हें इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ की थी। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और से डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ठीक है, और यह एक प्रकार का देखा जाए तो यह हस्तांतरणीय लगान अधिन्यास था। ठीक है, और यह भूमि की एक विशेष खंड होता था जो कि सैनिक या सैनिक अधिकारियों को प्रदान किया जाता था, किंतु वे इस भूभाग के मालिक नहीं होते थे और वे केवल लगान का ही उपभोग कर सकते थे। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। ठीक है, तो ऑप्शन है चौधरी था, रावत है, मलिक है या फिर पटवारी है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बात है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का जो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, देख सकते हैं कौन था? चौधरी था। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जो कि स्वशासन या पैतृक अधिकारियों की व्यवस्था के अंतर्गत थी। ठीक है, जैसे ग्राम स्तर पर चौधरी एक भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था और इस प्रकार राज्य के कर्मचारियों का किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क न था, बल्कि वे वंशानुगत और परंपरा से चले आ रहे गांव अथवा जिले के अधिकारियों से संपर्क रखते थे और किसानों से लगान वसूल कर उन्हें देते थे। ठीक है, जैसे कि मुक्ति और वली के कार्यों की देखभाल के लिए सुल्तान ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति करता था। तो दोस्तों, तमाम फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश का सब्र कर लगाया जाता था। ठीक है, देख सकते हैं कि व्यापार पर, सिंचाई पर या गैर मुसलमानों पर या फिर उद्योग पर। तो आप इसके आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सब्र कर के बारे में बताया जा रहा है जो कि सिंचाई पर लगाया जाता था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और से डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के फिरोज जो कि तुगलक ने कुरान के नियमों की दृष्टि में रखकर कर निर्धारण किया। ठीक है, जैसे उसने कुरान में अनुमोदित चार कर लगाने की अनुमति दी, जैसे कि दी खराज, जजिया, खुम्स और एक प्रकार की जकार। ठीक है, जैसे एक धार्मिक नियमों के विद्वानों से परामर्श कर उसने खेतों की उपज के 10% की दर से सिंचाई कर यानी कि सब भी लगाया। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट तुगलक ने अपने समय में 28 जो कि कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो दोस्तों तमाम फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते जबा वित्त का संबंध किससे था? ठीक है, देख सकते कि राज कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले से या फिर टकसाल से संबंधित कानून या फिर कृषि संबंधित कर। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो जबा वित्त का संबंध देख सकते हैं कि राज कानून से संबंध था। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के सल्तनत कालीन जो कि प्रशासनिक शब्दावली में जवाबित का संबंध राज्य के कानून से है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के हदीस है एक क्या है? तो इस्लामिक कानून है, बंदोबस्त कानून है, या सल्तनत कालीन कर है, या फिर मनसबदार, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात हो रही है कि हदीस एक देखा जाए तो इस्लामिक कानून है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और से डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए तो जैसे कि हदीस एक प्रकार की इस्लामिक कानून है और इस्लाम धर्म के मूल स्रोत यानी कुरान के बाद दूसरा स्रोत जो कि हदीस है। ठीक है, और दोनों को मिलाकर इस्लाम धर्म की संपूर्ण व्याख्या और इस्लामी शरीयत की संरचना होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देश के सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। ठीक क्या था? तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला आंतरिक भुगतान, या बी में है कि वेतन के बदले में निर्धारित माल गुजारी, या फिर सी में है कि इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली आंतरिक राशि, या डी में कृषकों से की जाने वाली गैर जो कानूनी जो कि जबरी वसूली। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बारी के सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ होता है कि इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली आंतरिक राशि। तो आप इसके आंसर बताने की प्रयास करेंगे।
तो दोस्तों चलिए और इस डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं, तो आइए। तो देश के सल्तनत काल में फवाजिल या फिर फाजिल शब्द जो कि आशय इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली आंतरिक राशि से है। ठीक है, तो तमाम बातें को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो आइए। दोस्तों देश के सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। ठीक है, तो ऑप्शन है कि जितल है, दाम है, रुपया है, टका है। तो आप इसे कूट के प्रयोग से आपको सही उत्तर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्राओं को देख सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम बात करें हम तो एक तो जितल था और दूसरा हमारा क्या था, टाका था। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 और 4 को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो चलिए और से डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं, तो आइए। दोस्तों देश के सल्तनत कालीन 2 प्रमुख मुद्रा जितल और टाका था। ठीक है, देख सकते कि इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिससे कि शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। ठीक दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मुद्रा प्रणाली में योगदान दिल्ली सल्तनत के शासकों में सर्वाधिक है। ठीक है, क्योंकि उसी ने 2 प्रमुख सिक्के अर्थात चांदी का टक्का और तांबे का जितल प्रचलित किया। ठीक है, देख सकते कि सासगनी भी चांदी का सिक्का था। जैसे कि टाका एवं जितल का अनुपात दे सकते हैं कि 1:48 क्या था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो आइए। दोस्तों जैसे किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन है कुतुब ऐबक है, इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन खिलजी है या फिर अलाउद्दीन मसूद शाह है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, कुतुब ऐबक के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, जिनके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। ठीक है, तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं, तो आइए। दोस्तों यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन दे सकते किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन है कुतुब ऐबक है, इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन खिलजी है, फिर अलाउद्दीन महमूद शाह है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, तो अगर बात करें अलाउद्दीन मसूद शाह के, ठीक है, तो जिनके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा के नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और से डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं, तो आइए। दोस्तों देश के अलाउद्दीन मसूद शाह यानी कि 1242 लेकर 46 ईस्वी तक देख सकते हैं कि सिक्कों पर सर्वप्रथम बगदाद के अंतिम खलीफा के नाम अंकित हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं बगदाद के अंतिम खलीफा जो कि अल मुस्तसिम थे। ठीक है, और देख सकते हैं कि 1242 लेकर 58 ईस्वी तक खलीफा रहे। ठीक है, आगे देख सकते इल्तुतमिश के सिक्कों पर खलीफा यानी कि अल मुस्तनसीर का नाम जो कि उल्लिखित था। ठीक है, जो कि 1226 लेकर 42 ईस्वी तक खलीफा रहे थे। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो आइए। दोस्तों जैसे कि भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन का 12वीं शताब्दी से, 13वीं शताब्दी से, 14वीं शताब्दी से और 15वीं शताब्दी से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आप इसे आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों भारत में कागज का जो प्रयोग प्रारंभ हुआ 12वीं शताब्दी से हुआ। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और से डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं, तो आइए। दोस्तों देश के विश्व में सर्वप्रथम कागज का जो आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, और भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। ठीक है, आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का में देख सकते हैं कि पेपर संरक्षित किया गया था जिसका शीर्षक पंचरक्षा है। ठीक है, और यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी यहाँ से पॉइंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो आइए। दोस्तों जैसे कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया। ठीक है, तो ऑप्शन इल्तुतमिश है, बलबन है, अलाउद्दीन खिलजी है और फिरोज तुगलक है। तो आप इसका आंसर देने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों अलाई दरवाज़ा का जो निर्माण है देख सकते हैं, ठीक है, कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे करवाया गया था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं, तो आइए। दोस्तों देख सकते हैं कि अलाई दरवाज़ा के निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। ठीक है, और देख सकते इसका निर्माण जो कि लाल बलुआ पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ, और देख सकते कि यह 1311 इसमें बनकर तैयार हुआ। ठीक है, और इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद और इसके चारों दीवारों में एक घोड़े के नाल के आकार की जो कि मेहराबदार प्रवेश द्वार है। ठीक है, देख सकते हैं, और इसमें चतुर्थ केंद्रीय जो कि मेहराब जो कि ट्यूबर मेहराब का एक प्रमुख वस्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ठीक है दोस्तों, तमाम बातें फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, इसे आपको ध्यान में रखना है।
तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ऑप्शन है कुतुब ऐबक है, इल्तुतमिश थी, अलाउद्दीन खिलजी है या फिर फिरोज शाह तुगलक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जब बात है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जा रहा है, जिन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे थे कुतुब मीनार के निर्माण कुतुब ऐबक ने आरंभ करवाया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। ठीक है, जैसे थे कि प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम का एक इसका नाम जो कुतुब मीनार के नाम पर रखा गया। ठीक है, देख सकते हैं। और यह गोलाकार और 5 मंजिल इमारत है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी 4थी मंजिल में काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने 4थी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। ठीक है, तो तमाम फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे देख सकते हैं कि इस जो कि प्रकार देख सकते हैं कुतुब मीनार के 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिला बन गई, जो आज भी विद्यमान है। आगे देख सकते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत में प्रथम मकबरा जो कि शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ। ठीक है, तो किसका है देख सकते हैं। ऑप्शन को हुमायूं का मकबरा है, बलबन का मकबरा है और ऐबक का मकबरा है या फिर अलाउद्दीन का मकबरा है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम मकबरा जो कि शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है, देख सकते हैं किसकी है, तो बलबन का मकबरा है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि भारत में शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा जो कि सुल्तान बलबन के द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनाया गया, जो स्वयं का मकबरा था। ठीक है, देख सकते हैं कि बलबन के मकबरे में प्रथम जो कि सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप जो कि दिखाई पड़ता है। ठीक है, देख सकते हैं वही अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आगे देख सकते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित जो कि जमानत एक खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए जैसे कि प्रथम वास्तुशिल्प जो कि मेहराब की सल्तनत कालिक स्मारक में जो कि दृष्टितीत है। ठीक है, तो ऑप्शन है कि इल्तुतमिश का मकबरा, बलबन का मकबरा, अलाई दरवाजा है या फिर कुबत उल इस्लाम मस्जिद है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो बातें हो रही, ठीक है, बलबन का मकबरा के बारे में कहा जा रहा है, जो कि प्रथम वास्तुशिल्प मेहराब जो कि सल्तनत कालिक स्मारक में दृष्टितीत है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं कि बलबन का मकबरा यानी किला ए राय पिथौरा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। ठीक है, और मकबरे का जो कक्ष वर्गाकार है। ठीक है, और सर्वप्रथम इस मकबरे में मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि निम्नलिखित पर विचार करें। ठीक है, तो ऑप्शन है तुगलकाबाद किला है, लोधी गार्डन है, ठीक है, कुतुब मीनार है, फतेहपुर सीकरी है। ठीक है, सही कालक्रम बताना है जो कि इसका निर्माण हुआ। ठीक है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे कुट के प्रयोग से। तो दोस्तों यहाँ अगर बात करें हम और ऑप्शन सी की बात करें हम, तो सबसे पहले देख सकते हैं कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। उसके बाद देख सकते हैं कि तुगलकाबाद किला बना। उसके बाद देख सकते हैं लोधी गार्डन बना। उसके बाद देख सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देख सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक जो कि 1320 लेकर 25 ईस्वी तक रहा। देख सकते हैं कि तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की, जिसका नाम तुगलकाबाद रखा गया। इसे सुरक्षित रखने के लिए उसने एक किले का निर्माण कराया। ठीक है, देख सकते हैं कि लोधी गार्डन जो कि लोधी शासन काल देख सकते हैं कि 1451 से लेकर 1526 में निर्मित हुआ। ठीक है, और देख सकते हैं कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुब ऐबक जो कि 1206 से 1210 में किया गया। देख सकते, और यह इल्तुतमिश जो कि 1211 से 36 के कार्यकाल में पूरा हुआ। ठीक है, आगे देख सकते फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं निर्माण अकबर जो कि 1556 से लेकर 1605 में जो अकबर के कार्यकाल के द्वारा इसे किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर तमाम फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते कीर्ति स्तंभ पर अशस्ती की रचयिता थे। ठीक है, ऑप्शन के सोमदेव, जैता, नाथा और अत्रि कवि। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे।
तो देखिए दोस्तों, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की जो रचयिता है अत्रि कवि है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, तो इसका मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया, ठीक है। और कीर्ति स्तंभ का निर्माण जेता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति जो कार्य जो अत्रि और महेश ने किया था, ठीक है। तो तमाम बातें को ध्यान रखना है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ, ठीक है, किसके शासनकाल में? तो ऑप्शन है कि राणा कुंभा के, राणा हमीर के, राणा रतन सिंह के, या फिर राणा संग्राम सिंह के काल में। तो आप इसमें बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए, तो चित्तौड़ का जो कीर्ति स्तंभ का जो निर्मित किया गया था, ये राणा कुंभा के शासनकाल में से किया गया था। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और से डिस्कशन के माध्यम से देखते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था, ठीक है। और यह स्तंभ उसकी उपलब्धि का अद्वितीय स्मारक है, ठीक है। और इसका निर्माण राणा कुंभा के जो महमूद खिलजी पर विजय श्री प्राप्त कर उसकी स्मृति में कराया गया था, ठीक है। और जैसे कि वह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल बीना वादक था, ठीक है। आगे जैसे उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी, ठीक है। तो दोस्तों, तमाम फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो 29 क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक से ज़रूर कीजिएगा। और यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लीजिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करती इसकी नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए बार बार इसे रिविजन करें, प्रैक्टिस करें। तो चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।